हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डैश डाइट। आज मैं आपको बताऊंगी डैश डाइट क्या होता है, डैश डाइट के क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हम क्यों डैश डाइट यूज़ करते हैं, इसका हमारी बॉडी से कैसे लिंक होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें डैश डाइट के लिए फोर्स आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि डैश डाइट होता क्या है। अगर हम डैश डाइट की बात करें तो डैश डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो हम हाइपरटेंसिव पेशेंट देते हैं। अगर हम बात करें कि डैश डाइट होता क्या है, डैश डाइट इज़ अ टाइप ऑफ द ईटिंग पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर देते हैं और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर सके। अगर हम बात करें तो इसमें हम ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स की तरफ चले जाते हैं, होल ग्रेन्स और फैट और डेयरी प्रोडक्ट्स को लोअर डाउन कर देते हैं। अगर हम डैश डाइट के प्लान की बात करें तो मेजरली हम कुछ फैक्टर्स, कुछ बातें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द हाइपर टेंशन प्रेवलेंस। अगर हम इसकी बात करें, हाइपर मीन हाई, टेंशन यानी हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन इज़ अ कंडीशन इन विच योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। आपका ब्लड जो होता है उसका प्रेशर यानी सिंपल वे में आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये यूएस में डैश डाइट का कॉन्सेप्ट फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था। 72 मिलियन पीपल में ये ऑब्जर्व आउट किया गया था, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनकी डाइट एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जिससे उनके बीपी को कंट्रोल आउट किया जाए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है। जो हम स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए डाइट बनाते हैं उसको हम डैश डाइट कह देते हैं। लेकिन डैश डाइट और उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं और वो और पेशेंट्स को भी दी जा सकती हैं। अगर हम बात करें तो ये मोस्टली प्रिवेल्ड है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी एंड इन द यूएस कंट्रीज़। वाई इट इज़ मोर प्रेवलेंट, क्योंकि हाई रेट ऑफ हाइपरटेंशन वहाँ पे इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे ईटिंग पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और लोग को वो डायबिटिक बहुत ज़्यादा थे, लेस एजुकेटेड थे, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात है। तो बहुत ज़्यादा लेस एजुकेटेड थे, ओबीज थे, वेट बहुत ज़्यादा होता था, फिजिकली इनएक्टिव होते थे। कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमने बात की है हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर आपको पता है कि हमारी जो होती है ना ब्लड की वॉल्स होती हैं जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। तो जब हम आर्टरीज की वॉल्स होती हैं ना उसमें अगर जो ब्लड है बहुत फोर्सफुली जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल जैसे एक पाइप होता है जिसमें से पास आउट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा तो इसका मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसको हाइपोटेंशन की तरफ चला गया पेशेंट। तो हमने अगर बात करें ब्लड प्रेशर में तो हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, हम दो इसकी वैल्यूज़ आती हैं। आपने सुना होगा कि 120/80। अगर हम बात करें तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब आपके हार्ट जो है ना बीट कर रहा होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर वो तब हम रिकॉर्ड करते हैं जब आपका हार्ट बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो 120/80, 130/85 इतना ही होता है। रेंजेस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कब हो जाता है, 140/90 से इंक्रीज़ आउट कर जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके जो इंक्रीज़ होता है ना इसका अफेक्ट होता है। अफेक्ट किस किस चीज़ पे होता है, हमारे हार्ट पे होता है, हमारी किडनी पे, हमें स्ट्रोक यानी हमारे ब्रेन में बहुत सारे इसके जो है ना फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसके कोई वार्निंग साइंस नहीं होते। ये हर पेशेंट को, हर पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन इसमें फैमिली हिस्ट्री और अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि हाई ब्लड प्रेशर इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इससे क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, प्रेशर इंक्रीज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाती हैं। अगर आप एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से हमारी वेसल से
ब्लड पास आउट होगा तो वो अफेक्ट करेगा हमारे वेसल्स जो है उनके स्ट्रक्चर को। अगर इसी तरह अगर कोई ट्रीट इसको ना किया जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर हम फैट वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर हार्ट फेलियर, हमारे अंदर किडनी डिजीज़ और ब्लाइंडनेस वगैरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। ब्रेन में अगर बात करेंगे तो स्ट्रोक भी कोज कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया है कि आपको हाइपरटेंशन है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, तो आपके जो 4 मेजर ऑर्गन्स हैं अफेक्ट होते हैं। नंबर 1 पे हमारा हार्ट है, तो हमें हार्ट की डिजीज़ हो जाएंगी जिसमें सीवीडी। अगर हम बात करें ब्रेन की तो हमारी सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, यानी हमारी जो ब्रेन को वेसल्स जो हैं ब्लड सप्लाई करती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं किडनीज़ की तो रीनल डिजीज़, यानी जो आपकी किडनी जो है उसकी तरफ जो सप्लाई है वो अफेक्ट होती है। अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो हमारी जो वेसल्स हैं उसके अंदर आर्टियोस्क्लेरोसिस और एथरोस्क्लेरोसिस कोस हो सकती है। कैसे हमारी बॉडी जो है अफेक्ट आउट होती है। अगर हम ब्रेन की बात करें, हम सारे फैक्टर्स बात करेंगे, ब्रेन, वेसल, हार्ट, एवरीथिंग। लेकिन अगर हम फर्स्टली ब्रेन के बारे में बात करते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आउट हो जाता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी ब्रेन है उसको जो वेसल्स ब्लड कैरी करके लेके जा रही हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो आर्टरीज जो है हमारी वो सप्रेस कर सकती हैं। अगर हमारी वो आर्टरीज बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाती हैं या वो फट भी सकती हैं, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब हार्ड हो सकती हैं, ये हमारी बॉडी में स्ट्रोक, ठीक है, एंड अदर डिजीज़ेस कोज कर सकता है। अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हमारा जो है रिस्क फैक्टर बनता है हार्ट अटैक के लिए। ऐसा क्यों होता है कि जो हार्ट को जो सप्लाई मिलती है वो जो वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स उनको हम करोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो वेसल्स जो हैं वो सप्रेस आउट हो जाती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह कोज हो जाता है। अगर हम बात करें किडनीज के बारे में, तो किडनी जो है वो एक्ट एज अ फिल्टर, हमारी बॉडी की जितना भी वेस्ट होता है वो सारा उसको फिल्टर आउट करती है। तो जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारी किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस वगैरह पे पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करें आइज़ के बारे में, तो आइज़ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर वो रप्चर हो जाएँ या ब्रेकआउट हो जाएँ तो आइज़ में ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके विज़न जो है ब्लर हो जाता है और आपको ब्लाइंडनेस के मसला हो सकता है। अगर हम बात करें आर्टरीज़ के बारे में, तो आर्टरीज़ क्या होता है कि आपकी जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपकी आर्टरीज़ की जो वॉल होती है ना, वो या तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। वो हमारे एक्ट एज अ इंक्रीज रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक। उससे क्या होता है कि आपके लिपिड्स, आपका जो प्लेक होता है, जो आप फैट्स खाते हो, वो वहाँ जाके ना डिपॉजिट्स उसके क्रिएट कर देता है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर कोज करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट वो हम बात करेंगे ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हैं तो ये भी फैक्टर बन सकता है। अगर आप सोल्ट की इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक फैक्टर है। आपकी आर्टरीज हार्ड हैं या नैरो हैं, या आप एजिंग की तरफ चले जा रहे हैं, या आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं या आपके ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट या आपकी किडनी ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर फेस कर रहा है, तब भी आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो है ब्लड प्रेशर है वो कैसे डिस्कवर हुआ, किन लोगों ने इस पे ऊपर काम किया। अगर हम इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो अफ्रीकन एसोसिएशंस थी कुछ, अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स की, उन्होंने इसके ऊपर काम किया क्योंकि ये वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व आउट किया गया था। 60% जो थे वो 60% ऑफ द अमेरिकन्स जो थे उनमें हाइपर टेंशन कंडीशन देखी गई थी। उनके अंदर जो मेजर फैक्टर देखे गए थे वो ये थे कि फैमिली हिस्ट्री थी, बहुत ज़्यादा मोटापा पाया जाता था। अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है जो कि मेजर करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, उसको हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्या होता है कि ये आपको दो रीडिंग्स देता है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सेकंड वन को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। नॉर्मल जो है वो 140/90 पाया जाता है।
यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसमें आपको बताया गया सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। इसका यूनिट होता है mmHg। अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया गया कि ऑप्टिमम कितनी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 120/80 गिवन है। नॉर्मल कितना होता है, अगर मतलब ऐसी बॉर्डर लाइन कितनी है, हाई हम कितने लेवल को हम कहेंगे कि हाई हो गया है। उसके भी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 आपके सामने डिस्क्राइब आउट किया गया है। अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर के गोल्स क्या होते हैं, फर्स्ट गोल हमने ये सेट करना है कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 से कम हो। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि 130/80 से कम हो। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो 120/80 होना चाहिए। अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आता है तब भी आपने 135/85 से ऊपर नहीं जाना। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कोज करते हैं, तो रिस्क फैक्टर हम दो तरह की बात करेंगे। एक होता है नॉन मॉडिफाइएबल, यानी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ द मॉडिफाइएबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है। अगर हम नॉन मॉडिफाइएबल की बात करें तो इसमें आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी रेस, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल आउट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मॉडिफाइएबल की तो उसमें हमारे पास आता है आपका वेट। आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना फ़ैट का इंटेक कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे स्मोकिंग, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप रिटेन कर सकते हो। अगर आप बात करो तो अपनी डाइटिंग पैटर्न्स को भी आप चेंज कर सकते हो, आप अल्कोहल इंटेक को कम कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ओवरवेट और ओबीस पर्सन के बारे में, तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में BMI का बात की थी कि BMI की कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ रेंज होती हैं जो आपको बताती हैं कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन, ओवरवेट और ओबीस। अगर हम बात करें BMI की वैल्यू की तो 25 to 29.9 की रेंज अगर आती है तो वो आपको बताती है कि यू आर ओवरवेट। अगर अबव 30 एंड बिलो 40 है तो आप कहेंगे कि दिस पर्सन इज़ ओबीस। अगर 40 क्रॉस कर जाता है तो एक्सट्रीमली ओबीस, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अपनी नॉर्मल स्टेट में आना। अगर हम बात करें कि आप कैसे ओबीस हैं तो आपने क्या फैक्टर्स देखना है, देखें आपके लिए जो वेस्ट होता है ना, आपकी वेस्ट आपको बताती है कि आपने कितना फ़ैट गेन किया हुआ है, आपका बेली फैट कितना है। तो उसके लिए उन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जिनको हार्ट डिजीज़ होती हैं, उनके लिए कुछ फैक्टर्स बताए हैं। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने बताया कि अगर वो मैन हैं, ठीक है, तो उसकी जो वेस्ट होती है वो 40 इंचज़ से ओवर नहीं जानी चाहिए। अगर वो एक वुमेन है तो देन 35 इंचेस से ओवर नहीं होना चाहिए। बेली फैट को आपने कंट्रोल करना है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स को फेस करना पड़ सकता है। अब बात करें कि हम वेट लूज़ कैसे करेंगे। वेट लॉस के लिए हमारे पास बहुत सारी डाइट प्लान्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कीटो डाइट होती है, डैश डाइट होती है। डैश डाइट हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि इससे आपके बाकी के सिस्टम्स भी कंट्रोल आउट रहते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या आप हाइपरटेंशन कंडीशन है, या फिर अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है फिर भी आप वेट लॉस के लिए करना चाहेंगे तो डैश डाइट इज़ द बेस्ट डाइट, क्योंकि इसमें आपका फ़ैट जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल अमाउंट में है। सो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड देखा गया है। अगर आप बात करें कि आपने कितना रिड्यूस करना है, आपने वेट को रिड्यूस करना है, लेकिन आपके लाइफ़स्टाइल में क्या मॉडिफ़िकेशन आनी चाहिए। तो इसके लिए फ़र्स्ट वन ये है कि अगर आपका कैलोरी इंटेक 2000 किलो कैलोरीज़ पर डे है, तो आप उसमें से 50 को माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 2000 है तो 500 कट डाउन कर दें, तो 1500 किलो कैलोरीज़ पे आ जाएँ। अगर 2500 है तो 2000 पे आ जाए। आहिस्ता-आहिस्ता आपका कैलोरी इंटेक कम करें। फिर इसके अलावा आप अपना माइंडसेट क्रिएट करें कि मैंने इतना वेट जो है वो लॉस करना है इतने टाइम पीरियड में। जब आपका माइंड किसी चीज़ के लिए एग्री आउट करता है, जब माइंड और आपका हार्ट और आपकी एफर्ट्स मिलती हैं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आता है। नेक्स्ट आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, अपनी डाइटरी पैटर्न्स को देखें, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अगर बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 3 मेजर मिनरल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल आउट करते हैं। और अगर हम बात करें तो रेड मीट को, स्वीट को, शुगर को हम कम करवा देते हैं, सैचुरेटेड फैट्स को कम करवा देते हैं, ट्रांस फैट को कम करवा देते हैं, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज आउट हो सके।
मतलब हम ऑयल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, हम फैट, घी, देसी घी इनको कट डाउन कर देते हैं। ये डैश डाइट यूनिक क्यों होती है? ये यूनिक इसलिए होती है क्योंकि आपके जो डाइटरी पैटर्न्स होते हैं वो टेस्ट आउट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं आपको कहा जाता कि आपने सिंगल एक चीज़ खानी है, नहीं, आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं, आपकी रिकमेंडेशंस, आपकी एक्सपेरिमेंटेड डाइट होती है। सो इसकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही आपको डाइटरी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपके सीवीडी को, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के रिस्क को कम आउट कर देता है। अगर मिनरल्स का क्या रोल होता है, कैसे वो हाइपरटेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जाए। ये कैसे किया जाता है? ये सोडियम और पोटेशियम जो है ना, एक दूसरे के कॉन्ट्रावर्स चलते हैं और हाइपरटेंशन को कंट्रोल आउट करते हैं। सोर्सेज के बारे में तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह इसके बेस्ट सोर्सेज हैं और हमें इसके हेल्थ क्लेम्स को पढ़कर हमें इसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम बात करें मैग्नीशियम मिनरल के बारे में, तो मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जिसका आपके ब्लड प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर आपका लो मैग्नीशियम होगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके सोर्सेज जो है हमारे पास नट्स, बीन्स और वेजिटेबल्स हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट में ये बताया जाता है अगर आप कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं ना तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? वो एक्चुअली इसलिए होता है कि जो आपका कैल्शियम होता है ना, वो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से उन फंक्शनिंग के स्टेबल आउट होने की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम तीनों मिक्सअप होते हैं, तीनों तीनों एक दूसरे के साथ वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम बात करें कैल्शियम इंटेक के बारे में तो 300 टू 600 mg पर डे हमें रेकमेंड कर रहे हैं। इसके जो बेस्ट सोर्सेज होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी आपका मिल्क, योगर्ट एक्सेट्रा। रिड्यूस होमोसिस्टीन लेवल्स, हमें बताया गया जो डैश डाइट हम प्रेफर करते हैं ना, वो हमारे होमोसिस्टीन लेवल्स को ना कम करती है। अब होमोसिस्टीन लेवल्स आप ये समझ लें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स कोज करता है जिसकी वजह से आपके हार्ट डिजीज़ की रेट इंक्रीज़ करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम विटामिन बी रिच मिल्क वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जिसमें बी विटामिन बीज की जो लिस्ट होती है ना, बी कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज़्यादा होता है। इससे हमारी हार्ट डिजीज़ जो है वो 7 to 9% जो है ना उसको लोअर आउट करता है। अगर हम बात करते हैं नाउ कि डैश डाइट प्लान क्या है, उसका पैटर्न क्या है, अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न आपको डिस्क्राइब आउट किया है मैंने, वो ये है कि वो 2000 कैलोरी डाइट अगर आपकी है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज है तो इट्स फॉर यू। अगर नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फूड ग्रुप्स के बारे में आपको पहले से पता है, हमने अपनी पिछली सारी वीडियोस में बात की थी। सो इसमें आपको कुछ सर्विंग साइज बताए गए हैं, जैसे कि ग्रेन्स का 6 to 8 सर्विंग होनी चाहिए, वेजिटेबल्स 4 to 5, फ्रूट्स 4 to 5, लो फैट की बात करें 2 to 3 होनी चाहिए, मीट्स, पोल्ट्री, फिशेस की बात करें तो लेस देन 6 होनी चाहिए, नट्स, सीड्स वगैरह की बात करें 4 to 5 पर वीक होनी चाहिए। अगर हम बात करें फैट्स एंड ऑयल्स की तो 2 to 3, अगर स्वीट्स की बात करें तो 5 पर वीक, अगर सोडियम की बात करें तो 2300 mg होना चाहिए, उससे इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमें अभी फैक्टर्स पढ़े हैं, हमने अभी ये जो सारे बताए हैं उन्होंने कि कैसे कौन कौन सी सर्विंग है, इसको एक्सप्लेन आउट किया गया है कि डैश डाइट में अगर हम क्या करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो, इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ आउट हो जाता है। हम फैट को लोअर डाउन कर देते हैं। फिर इसके अलावा हम होल ग्रेन्स की तरफ चले जाते हैं। अब 6 आउंस और उन्होंने लेस मीट प्रेफर किया है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल्स वगैरह जो है उसकी भी अमाउंट स्मॉल कर देते हैं। सोडियम लेस करना है क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा होता है, सो उसको कम आउट कर देना है। 2400 से हमेशा कम रहे। अगर हम बात करें कि हम सोडियम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कट आउट कैसे कर सकते हैं, तो वी शुड प्रेफर कि हम लो सोडियम और सोडियम फ्री और सोडियम रिड्यूस्ड फूड्स की तरफ जाएं। हमारे पास लेबलिंग में मेंशन होता है ऑलवेज, तो हमें चाहिए कि सोल्ट शेकर्स वगैरह को हम कम करें, ऐसे फूड्स और वेजिटेबल्स को कम करें जिसके ऊपर सोडियम जो है हाई अमाउंट में है। फिर इसके अलावा हमें जो है, हमें चाहिए कि फ्रेश पोल्ट्री की तरफ जाएँ, लीन मीट की तरफ जाएँ। नेक्स्ट हमें ये चाहिए कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो कैन जो भी चीज़ें लेते हैं उसके ऊपर प्रेफरेबली यही किया जाता है कि नो सॉल्ट एडिड वाली को प्रेफर करें और सोडियम के लेवल को रिड्यूस आउट करें। और इसके अलावा ये है कि आपके जो लेबल्स हैं उसको कंपेयर आउट करें बिफोर ईटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट आई विल रेकमेंड यू कि आप जो है वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ कम जाएँ, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो है वो सोडियम इनरिच्ड होते हैं, सो हमें प्रोसेस्ड फूड कम करना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें सोडियम जो है, सोडियम एज अ टेबल सोल्ट जो है कट डाउन करना चाहिए। हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ जो है सोडियम को सर्व करते हैं, सो हमें वो कम करना चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl जो टेबल सोल्ट होता है उसको कम करना चाहिए। 2400 mg से कम रखना चाहिए। डेली वैल्यू में 10% से कम होना चाहिए। बैलेंस करना चाहिए। लो सोडियम सोल्ट फ्री की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको एक लेबल शो किया गया है, उस लेबल में सोडियम जो है वो 300 mg है, जिसकी परसेंटेज बन रही है 13% ऑफ योर डेली वैल्यू। सो इट मीन्स दैट इट इज़ ग्रेटर देन द 10%। सो आप कभी भी ऐसी फूड्स को रेकमेंड मत करें जो कि 10% डेली वैल्यू से इंक्रीज आउट करती हैं, क्योंकि इस तरह के फूड्स और वेजीज और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो होती हैं, वो आपके सोल्ट की इंटेक को इंक्रीज कर रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑल्टरनेटली आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज आउट कर सकता है, जो कि बहुत सारे हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज और बहुत सारे अदर डिफरेंट इश्यूज क्रिएट कर सकता है आपके लिए। सो लेबल को हमेशा पढ़कर चीज़ खाएं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फिजिकली एक्टिव रहें। अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए आप जो है 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करें। अगर 30 मिनट्स से आप नहीं कर सकते तो इसको 10 मिनट्स में ब्रेकआउट कर सकते हैं। आप प्रेफर करें ज़्यादा चलने को, ठीक है। एंड ये है कि फिजिकली एक्टिव रहें। अगर 5 डेज़ अ वीक आप 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉक करें, 10 to 15 मिनट्स के उसके पीरियड्स बना लें। मतलब कुछ ऐसा करें जिससे आप इंजॉय करें बट आपकी एक्टिविटी भी हो जाए। इसके लिए ये है कि आप अपनी डेली रूटीन में जो है एक्सरसाइज को ऐड करें। 150 मिनट्स एटलीस्ट पर वीक करें। आपने स्टेप्स जो है उसको काउंट करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट और ऐप्स होते हैं। स्टेप काउंटर लगा लें, चाहे पीडोमीटर के थ्रू जो है अपने स्टेप्स कंप्लीट आउट करें। आप बस स्टॉप्स, अगर आपने पास कोई पार्क वगैरह में जाना है या अपने घर के पास ही कहीं, आप प्रेफर करें कि वॉक करें, स्टेयर्स वगैरह चढ़ें। अगर हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज आप करते हो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपका इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है, आपका लिपिड का लेवल इंप्रूव कर देता है, आपका ग्लूकोज लेवल इंप्रूव होता है, आपका हार्ट के रिस्क जो फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपका डायबिटिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं या डिले हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे वेज हैं या कौन सी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। सबसे पहले है ब्रिस्क वॉक करें आप, ठीक है। मतलब लाइट से आप वॉक करते रहें, चलते रहें, वॉक करते रहें। हाउस क्लीनिंग करें, क्योंकि उसमें भी आपकी एनर्जी लगती है, आपको स्वेटिंग आती है, सो ऑफ कोर्स यू आर फिजिकली एक्टिव। अपनी लॉन की केयर कर लें, आप गार्डनिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, आप डांसिंग कर लें। ये सारे वॉकिंग जो होती हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फिजिकली एक्टिव होती हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, जिसकी वजह से आप वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। तो डोंट स्मोक, स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप स्मोकर हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपके जो ये आपको एक पिक्चर में भी शो किया गया है कि नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी फिट होता है, और अगर आप जो है स्मोकिंग करते हो तो आपका ब्लड फ्लो अफेक्ट करता है। बहुत सारी हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। बल्कि जो अल्कोहल इनटेक करते हैं, सो उनको चाहिए कि अल्कोहल इज़ हार्मफुल फॉर यू, सो क्विट दैट अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेंट होता है, सो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन कोस करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के रिएक्शन जो है ना उनको कंटिन्यू करवा देता है, जिसको स्टॉप अप नहीं हो सकते। सो आपको जो है वो आपको बताया गया कि ड्रिंक, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अल्कोहल यूज़ करनी है तो उसकी डोसेज आपको बताया गया है। 12 ओस आप ले सकते हैं बियर के, 5 ओस आप ले सकते हैं वाइन के, और 1.5 ओस आप ले सकते हो 1.5 ओंस आप ले सकते हो 80 प्रूफ विस्की के। अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें कि डैश डाइट में कौन कौन से फूड्स इंक्लूड होते हैं, कौन से वेजेस इंक्लूड होते हैं, डैश डाइट में आगे प्लानिंग कैसे करते हैं आप, कौन सा ऐसे डाइट प्लान्स होते हैं, क्या आपको प्रेफर करना चाहिए, तो उसमें हम देखते हैं कि डैश डाइट में जो वेजिटेबल्स हैं, हमने वो वेजिटेबल्स यूज़ करनी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, यानी जिसमें आप समझ लें कि ग्लूकोज लेवल जो है ना वो मॉडरेट फॉर्म में हो, जिसमें हमारे पास आते हैं एवोकेडोस हो सकते हैं, हमारे पास एस्पैरागस हो सकते हैं, हमारे पास कैबेज हो सकता है, कॉलीफ्लावर हो सकता है, ककम्बर हो सकता है, एग प्लांट हो सकता है, हमारे पास केल हो सकता है, लेटस हो सकता है। सो वो चीज़ें प्रेफर करें जो आपकी कंट्री में इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट्स, वो भी हमने वो लेने हैं जिस जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ हों, यानी जो बहुत ज़्यादा जो है मीठे ना हों। इसमें बनानास आ सकते हैं, क्रैनबेरीज आ सकते हैं, एप्पल्स, एप्रिकॉट, कैंटलोप, ग्रेप्स आ सकते हैं, गावास आ सकते हैं, लाइम आ सकता है। मीट और सी फूड के बाद में हम बात करें तो शेल फिश, ठीक है। आपकी जो सिंपल फिश होती है,
सालमन फ़िश वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बीफ, चिकन, एग इसको प्रेफर करें, लैम को प्रेफर करें। और जहाँ तक आपकी बात है कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी, तो आपने बेकन नहीं खाना, आपने जर्की, आपने सॉसेजेस वगैरह इन सबको अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, ब्लू चीज़ ले सकते हैं, चीडर चीज़ ले सकते हैं। जो है ना ये मतलब चीज़ की टाइप्स हैं। अगर आप काऊ मिल्क की तरफ जा सकते हैं, क्रीम मिल्क ले सकते हैं आप, जो है इसके अलावा मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं आप, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं आप, रेगुलर योगर्ट ले सकते हैं। सो काफ़ी चीज़ और योगर्ट्स की आपको टाइप बताई गई हैं जो कि आप इजीली स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको एक नहीं पसंद तो दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ैट्स के बारे में, तो आप आलमंड, कैनोला ऑयल, आलमंड ऑयल, आप फ्लैक्सीड ऑयल, आप बहुत सारे पैकेट्स ले सकते हैं, आप ऑलिव्स ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल्स वगैरह में सेसामीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऐसे बहुत सारे आपको ऑयल्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आपने कौन से ऑयल नहीं लेने, वो है पीनट ऑयल, आपने सेसमे ऑयल एंड अदर वेजिटेबल्स ऑयल आपने नहीं लेने। अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो फ्लोर आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, वीट, ग्राम, होल ग्रेन ब्रेड, पीटा ब्रेड आप ले सकते हैं, फिर वीट फ्लोर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगी कि आपने आपके 7 डे इट्स अ डाइट प्लान, 7 डे डाइट प्लान। सो आपका डैश डाइट 7 डे मील प्लान मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे ये इस मील प्लान को फॉलो आउट करना है और कैसे ये इफेक्टिव हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो ट्राई योर बेस्ट कि आप उसको ईजी स्विच कर सकें। सो हम अपने फर्स्ट डे ऑफ दैट 7 डे मील प्लान की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट डे में आपने आपको बताया सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, हम ब्रेकफास्ट की बात करेंगे। आपके मॉर्निंग के स्नैक्स हो जाते हैं, आपका लंच टाइम, आपके सैलड्स और आफ्टरनून जो स्नैक्स वगैरह आप लेते हैं और डिनर के बारे में, ये हमारे होगा, इसका पैटर्न होगा। अगर हम बात करें तो आपने ब्रेकफास्ट में 442 किलो कैलोरीज लेनी है। आपने मॉर्निंग में आपने 200 किलो कैलोरीज लेनी है मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर। लंच में आप 311 कैलोरीज लेंगे, सैलड में आप 29 किलो कैलोरीज लेंगे, और आफ्टरनून स्नैक्स में 152 और डिनर में 645। अगर आप देखें तो मॉर्निंग और डिनर में सबसे ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि अब ब्रेकफास्ट के बारे में बात करते हैं। अब ब्रेकफास्ट के बारे में आपने प्योर श्रेडिड व्हीट लेना है। अब आपका व्हीट प्योर होना चाहिए, वो वाइट आटा और मतलब वाइट आटा और ब्राउन आटा मिक्स करके आप यूज़ करें। सो वो 3/4 कप होना चाहिए आपका। फिर आपने साथ में मिल्क लेना है लो फैट के साथ। लो फैट के साथ का मतलब है कि आपका जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा, जो है ना, हम मिल्क को बहुत ज़्यादा मतलब हीट करते हैं, बॉईल करी जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो स्किम्ड मिल्क की फॉर्म में चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि लो फैट को प्रेफर करना है। नेक्स्ट हमने जो है सीरियल आप ले सकते हो, ठीक है। आप बनाना एक ले सकते हो, ऑरेंज जूस ले सकते हो, ठीक है। ऑरेंज जूस भी आपका फ्रेश हो, नोट के, नेस्ले का, या आप किसी और ब्रांड का प्रेफर करें। आप वाटर का 1 to 8 ऑन्स ग्लास ले सकते हो। मॉर्निंग स्नैक्स की बात करें तो आप वॉलनट्स ले सकते हो, चॉप जो वॉलनट्स होते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाह सकते, आप कुछ इसको स्विच आउट भी कर सकते हैं। लंच की बात करें तो आप मतलब चिकन उसमें ले सकते हैं। चिकन जो है ब्रेस्ट का यूज़ करें, ठीक है, ग्रिल ले लें, ठीक है। आपके ना कुकिंग मेथड्स और कुकिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं, वो हम अपनी किसी वीडियो में बात करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन से मेथड्स ऑफ कुकिंग अप्लाई करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए। फिर आप होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हो, आप अपनी सिंपल रोटी भी ले सकते हो, या आपने अगर ब्रेड पे करना है तो वो आप देख सकते हो, पीटा ब्रेड चाहते हो पीटा ब्रेड ले सकते हो। सैलड में जो आपको सैलड पसंद है वो प्रेफर कर सकते हो। टोमेटो सैलड जो होते हैं, ककम्बर सैलड जो होते हैं, आपके काफ़ी टाइप्स के सैलड्स होते हैं, बट आपने ये याद रखना है कि आपने सैलड्स में मतलब कि फ़ैट को ऑफ करना है। अगर आफ्टरनून की बात करें तो योगर्ट वगैरह आप उसको देखें, आप रेज़न्स वगैरह यूज़ कर लें, नॉन फैट, ऑल द थिंग्स शुड बी नॉन फैट। अगर डिनर में बात करें तो आप अपनी मतलब सिंपल आप अपनी रोटी ले सकते हैं, सालन ले सकते हैं, साथ में आप जो है बेक जो है पोटैटो वगैरह ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल में ट्राई योर बेस्ट, अगर आप अपने वेट को लॉस करना चाह रहे हैं और हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग किया करें, कुकिंग के मेथड्स को चेंज करें, चेंज और कुकिंग मेथड स्ट्रेटजीज को चेंज करें। बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजीज आ चुकी हैं। आप मिल्क को प्रेफर करें, वाटर को प्रेफर करें। तो आपकी टोटल कितनी है, 1779 किलो कैलोरीज का आपका ये डाइट प्लान है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे डे 2 के बारे में, तो डे 2 में आपको ओटमील वगैरह की 1S आप उसको सिनेमन के साथ ले सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको बनाना प्रेफर है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैलड्स वगैरह आप वैसे ले सकते हो। आप अपने लंच में थोड़ा-सा ये है कि फ़र्स्ट में आपने ज़्यादा चिकन की तरफ गए थे, इसमें आपने ये देखना है ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स की तरफ आप ज़्यादा प्रेफ़र कर दें। मल्टी टाइप्स के ब्रेड्स होती हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो आप ले सकते हो। वो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो आप उसको स्विच कर सकते हो। स्नैक्स की बात करेंगे तो आप जो है इसमें योगर्ट वगैरह, एप्रिकॉट्स अगेन वही है। डिनर में आप अपने स्पैगेटीज़ वगैरह भी, मशरूम्स भी ले सकते हैं। मतलब एक दिन अगर आप बिल्कुल प्योर खा रहे हो, तो एक दिन आप थोड़ा-सा चेंज करके, बट दिस स्पैगेटीज़ नॉट फ्रॉम द मार्केट, आपने घर में बनाई हो। अगर हम बात करें तो डे 3 के बारे में, उसमें भी यही है कि आप जो है ज़रा-सा फ़र्क ये है कि आपने अपने सीरियल्स और अपनी फ़ैट जो है उसके परसेंटेज को देखना है। आपने ये देखना है कि लो फ़ैट पे चले जाएँ आप, और ये है कि ये आपको ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन है। यू कैन रीड इट, यू कैन नोट इट। इट्स हाइली इफ़ेक्टिव एंड अप्रूव्ड फ्रॉम द WHO। सो ये कोई भी ऐसा डाइट प्लान मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही जो कि वेरीफाइड ना हो। और अगर आप बात करें आफ्टरनून स्नैक्स के बारे में, तो आप कुछ भी इसमें प्रेफ़र कर सकते हैं। पीनट बटर आप ले सकते हो। आप कुछ भी कैलोरीज़ के लिए, कुछ लोग होते हैं कि टी विद सम स्नैक्स यूज़ कर लेते हैं। अगर आप डिनर की बात करो तो आप ट्राई योर बेस्ट कि स्पिनच को ऐड करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर बेस्ट फॉर योर हेल्थ मैकेनिज़्म। वाटर को प्रेफ़र करो, वाटर हर जगह प्रेफ़रेबल है। अगर डे 4 की तरफ आप जाएँ तो अब वही आपको ब्लूबेरीज़ वगैरह ऐड कर दी हैं उन्होंने। फिर लो फ़ाइट आपके पास मार्जिन वगैरह आ गई है। एक्चुअली दिस वाज़ मेड फॉर द होल वर्ल्ड। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको ना पता हो ये क्या है। सो डोंट कन्फ्यूज़ अबाउट इट। मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इसके अल्टरनेट सोर्सेज़ इन द पाकिस्तान भी डिस्क्राइब आउट कर दूँगी। अगर आपने लंच में बात करनी है तो आप रोटी ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविचेस ले सकते हैं। आप इसमें लो फैट मायो ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ और सैंडविचेस टाइप बनाना है वो बना सकते हैं। डिनर में आप बोनलेस जो है बोनलेस की तरफ जाएँ, चिकन हमेशा बोनलेस लें। ब्रेस्ट का जो चिकन होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। लो फैट पे मिल्क लें। डेली आप मिल्क को अपने जो है हम इसका पार्ट बनाएँ, ठीक है? और नेक्स्ट हम डे 5 की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप व्हीट को प्रेफ़र करें। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। आप सैलड्स पे जाएँ, सैलड्स का ज़्यादा करें, ठीक है? जूसेस वगैरह, फ्रेश जूसेस, स्नैक्स, और अपना जो है फ़ैट का इंटेक को कम करें, मिल्क को प्रेफ़र करें, वाटर को प्रेफ़र करें। इसी तरह आपका डे 6 और डे 7 का भी प्लान है। यू कैन लुक एट इट। आपको मॉर्निंग स्नैक्स बताएँगे, आपको डिनर के स्नैक्स बताएँगे, आपको ये बताया गया है कि आपने मल्टी कैसे विटामिन्स की तरफ जाना है। वो कैसे है, वो ये है कि आपने अपनी कुकिंग मेथड्स को चेंज करना है। आपने अपने ईटिंग पैटर्न्स का एक टाइम टेबल अपना बनाएं कि इस टाइम पे आप ये चीज़ खा रहे हो तो इस टाइम पे आपने ये चीज़ खानी है। सोने से पहले अपना डिनर करें, मीन्स कि एक गैप रखें बीच में, ताकि आपकी बॉडी अफेक्ट आउट ना हो सके। क्योंकि अगर आप खा के उस वक्त सो जाते हैं तो आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं करता। सो उस खाए का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। सो अपनी एक प्रॉपर रूटीन रखें कि आपने क्या खाना है, कब खाना है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे फूड्स के बारे में, उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज वर्क के बारे में, और बहुत सारे आगे डाइट प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।